दोस्तों, हर किसी में ग्रेट चीजें करने की कैपेसिटी होती है और हम लोगों में ग्रेट इविल चीजें करने की एबिलिटी भी है। हमारी सैडनेस, डिप्रेशन और हैप्पीनेस जैसी फीलिंग्स के पीछे एक हिडन डिजायर छिपा हुआ होता है। अगर हम इन फीलिंग्स को कंट्रोल करना नहीं सीखते हैं ना, तो वो जो हिडन डिजायर छिपा हुआ होता है उनके पीछे वो हमें दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए फोर्स कर सकता है। आज हम जानेंगे कि कैसे आप डार्क साइकोलॉजी का यूज करने के लिए एक इंसान को विक्टिम बनाते हैं, या फिर कह सकते हैं जो मास्टर मैनिपुलेटर्स होते हैं वो कैसे आपके इमोशंस के साथ खेलते हैं और आपको अपना दीवाना बना लेते हैं। और डे टू डे एग्जांपल से भी समझेंगे कि कैसे आप मैनिपुलेट होते हो और टाइप्स ऑफ डार्क साइकोलॉजी, और आप कैसे डार्क मैनिपुलेशन का यूज अपने फायदे के लिए कर सकते हो। सब कुछ आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। जैसा कि हमेशा ही मैं बोलता हूं कि कभी भी हम इन ट्रिक्स का यूज, इन टेक्निक्स का यूज, जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं, इन्हें नेगेटिव वे में किसी को ब्लैकमेल करके उसका फायदा उठाने के लिए या फिर किसी से कुछ गलत करवाने के लिए बिल्कुल भी यूज ना करें। बिल्कुल भी इसका मिस यूज तो बिल्कुल भी ना करें। बस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इतना ही कहना चाहूंगा कि अपने कान में हेडफोन्स वगैरह डाल लो। ये वीडियो काफी ज्यादा डिटेल होने वाला है, काफी ज्यादा डीप होने वाला है डार्क साइकोलॉजी के ऊपर। आप आसानी से ही हर चीज को समझ पाओगे क्योंकि बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया है और बहुत ही रियल लाइफ के एग्जांपल दिए हैं जिससे आप आसानी से ही रिलेट कर पाओगे। तो हेडफोन वगैरह डाल लो, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए। पूरी वीडियो को ध्यान से, कंसंट्रेशन के साथ देखना, आप एक एक पॉइंट को आसानी से समझ पाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं डार्क साइकोलॉजी के बारे में डीप में। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज डार्क साइकोलॉजी। डार्क साइकोलॉजी एक्चुअल में है क्या, क्यों लोग इसके बारे में इतना ज्यादा जानने में उत्सुक होते हैं। देखो, ना तो इसे सुना जा सकता है, ना तो इसे देखा जा सकता है, ना ही इसे फील करा जा सकता है और ना ही किसी को इसे सुनाया जा सकता है। कुछ ऐसी है डार्क साइकोलॉजी। इन शॉर्ट, डार्क साइकोलॉजी को कुछ हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं जिसमें हम एक ह्यूमन माइंड की वीकनेसेस की डिस्कवरी करके उसका शोषण करते हैं, ये जानकर कि वो इंसान क्या सोच रहा है और कैसा महसूस कर रहा है। डार्क साइकोलॉजी के यूजर्स यानी कि मैनिपुलेटर्स दूसरे लोगों को वो काम करने के लिए फोर्स कर सकते हैं जो भी उनसे वो करवाना चाहते हैं। मतलब फिर वो लोग खुद ही उनका काम करने के लिए तैयार होते हैं, खुद ही अंदर से उनकी इच्छा होती है उनका काम करने के लिए। वैसे तो मैंने आपको डार्क साइकोलॉजी की काफी ट्रिक्स के बारे में पहले की वीडियोस में बताया हुआ है, लाइक गैस लाइटिंग, स्कैपगोटिंग मतलब बलि का बकरा बनाना, या फिर लव बॉम्बिंग, प्यार की बारिश करना, ट्रिपल बाइंडिंग, मिररिंग और एंकरिंग। अगर आप इनके बारे में और भी ज्यादा डिटेल में जानने में इंटरेस्टेड हो ना, तो आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा डार्क साइकोलॉजी की। उसमें सारी वीडियोस में आपको 5 से 6 ट्रिक्स मिल जाएंगी जो कि काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। इस वीडियो को देखने के बाद देख लेना। फिलहाल आते हैं अपने टॉपिक पर, व्हाट इज डार्क साइकोलॉजी। वैसे तो इन सभी ट्रिक्स का अपना एक अलग टारगेट होता है, बट आपको इन सभी में एक चीज बिल्कुल कॉमन देखने को मिलेगी और वो ये है कि सभी में सामने वाले के परसेप्शन को और एक्शंस को चेंज करने के लिए, मैनिपुलेट करने के लिए, उसे मैनिपुलेशन का यूज करने के लिए डार्क साइकोलॉजी प्रिंसिपल्स का यूज किया जाता है। मतलब किसी और के एक्शंस और रियलिटी के परसेप्शंस को चेंज करने के लिए इन ट्रिक्स का यूज करते हैं आप, और कैसे ना कैसे बस उसके दिमाग में जो आपकी इमेज क्रिएट हो रखी है ना, उसे चेंज करना चाहते हैं जिससे कि वो आपको और भी ज्यादा बेहतर इंसान और भी ज्यादा बढ़िया समझने लगे। वैसे तो डार्क साइकोलॉजी मैनिपुलेशन का ये एक टूल है, इसीलिए कभी भी डार्क साइकोलॉजिस्ट एक मैनिपुलेटर, चालबाज, बदमाश, क्रिमिनल या फिर पूरी तरीके से मिसबिहेव करने वाला हो सकता है। देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि दूसरों के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा डार्क होते हैं, बट इसका अपोजिट सच ये है कि कुछ लोगों के पास स्ट्रॉन्ग वैल्यूज और मोरालिटी होती है और आप उनसे ज्यादा क्रेडिबिलिटी के साथ ईमानदार और फेयर होने की उम्मीद कर सकते हैं। मतलब कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनको डार्क साइकोलॉजी के बारे में पूरी नॉलेज होती है, मैनिपुलेशन का पूरा ही पता होता है। वो आसानी से चाहें तो किसी को ही मैनिपुलेट कर सकते हैं, बट वो कभी भी किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नेगेटिव वे में या फिर किसी को ब्लैकमेल करके उससे काम निकलवाने के लिए मिस यूज तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप इसको अपने बचाव के लिए या फिर दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए यूज करते हैं। अब मैं आपको कुछ डे टू डे एग्जांपल से डार्क साइकोलॉजी में मैनिपुलेशन को समझाता हूं। आप इन एग्जांपल्स को बहुत ही ज्यादा गौर से सुनना। ये गलतियां ना, ये सबसे होती हैं, बट ये गलतियां ऐसी होती हैं जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। कई बार आपको इतनी बुरी तरीके से मैनिपुलेट किया जाता है, इतना ज्यादा मैनिपुलेट कर दिया जाता है कि उससे वापसी आने का कोई रास्ता ही नहीं बचता है। इसीलिए इन एग्जांपल्स को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। कहीं आप भी तो मैनिपुलेट नहीं हो रहे हो, कहीं आप भी तो इन जाल में नहीं फंस रहे हो। ध्यान से सुनना।
जैसे कि एक 14 साल का लड़का था जो कि इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा गेम खेलता था। उसके पेरेंट्स उसकी इन इंटरनेट एक्टिविटीज़ पर काफ़ी ज़्यादा नज़र भी रखते थे और उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा केयरफुल भी थे। फिर ऑनलाइन गेम खेलते हुए उसकी मुलाकात एक यूज़र से होती है और वो यूज़र कोई नॉर्मल यूज़र नहीं था, बल्कि वो एक मैनिपुलेटर था जो हमेशा से ही विक्टिम्स की तलाश में रहता था। फिर उस यूज़र ने अपनी बातों में उस लड़के को फंसाया और उस पर डार्क साइकोलॉजी की ट्रिक्स का यूज़ करना शुरू कर दिया। और फिर जब उस लड़के को उस यूज़र पर पूरी तरीके से भरोसा हो गया तो फिर उस यूज़र ने उस लड़के को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाया और फिर जानते हैं क्या हुआ? उस यूज़र ने उस लड़के को मार डाला। देखो, इंटरनेट की दुनिया आज के टाइम पर क्राइम से बहुत ही ज़्यादा भरी पड़ी है, इसीलिए आपको हर स्टेप पर बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। हर स्टेप बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर लेना चाहिए। और जब मुझे अपनी कमेंट से ये पता चलता है ना, जब मैं कम्युनिटी पोस्ट डालता हूँ उसमें लोग कमेंट करते हैं, कुछ मेरे छोटे भाई कमेंट करते हैं कि मैं तो 14 साल का हूँ, 15 साल का हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है इस चीज़ में कि कहीं मैं उन्हें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन ना दे बैठूँ जिसका यूज़ करके कहीं वो किसी प्रॉब्लम में ना फंस जाएं, किसी खतरे में ना फंस जाएं। देखो, मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ ना डार्क साइकोलॉजी के बारे में या फिर मैनिपुलेशन ट्रिक्स के बारे में, अगर आपकी उम्र 18 से कम है तो आप सिर्फ उन्हें ऑब्जर्व करो, उन्हें सीखो और अपनी स्किल्स को बढ़ाओ। आप किसी पर भी उसे यूज़ करने की कोशिश मत करो। अगर आप 18 से ऊपर हो तो आप यूज़ करके देख सकते हो, बट अगर आपकी उम्र अभी कम है ना तो आप सिर्फ लोगों में ऑब्जर्व करो और अगर आप पर कोई इन ट्रिक्स का यूज़ कर रहा है तो उनसे बचने की कोशिश करो। तो इस एग्जाम्पल से हमें यह समझना है कि कोई भी इंसान जिसे मिले हुए आपसे 1-2 दिन या फिर 1-2 महीने ही हुए हैं और वो बहुत ही ज़्यादा आपके साथ फ्रेंडली हो रहा है, आपको घर में मिलने के लिए बुला रहा है या फिर कहीं बाहर मिलने के लिए बुला रहा है या फिर कुछ ज़्यादा लिमिट क्रॉस कर रहा है, तो ऐसे इंसान को तुरंत ही ब्लॉक कर दो और उससे जितना हो सके दूर रहो। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप घर में सबसे बड़े हो, इस बात को ध्यान से सुनना, अगर आप घर में सबसे बड़े हो तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आपके जो छोटे भाई बहन है ना, उनके कितने फ्रेंड्स हैं, कहाँ कहाँ वो ऑफलाइन ऑनलाइन किन किन लोगों से मिल रहे हैं, किन किन लोगों से ज़्यादातर समय बात कर रहे हैं। अगर आप बड़े हो तो आपको इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए, वरना हादसा होने के बाद सबसे पहले आप पर इल्ज़ाम आएगा कि तू तो बड़ा था, तू तो समझदार था, तूने उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया, वो किससे बात कर रहा था, किससे मिल रहा था, तूने ध्यान क्यों नहीं दिया। सो बी केयरफुल अबाउट योर सिबलिंग्स। अगर आप बड़े हो तो जिम्मेदारी उठाना सीखो। अब दूसरी केस स्टडी है लव के बारे में, प्यार के बारे में, जिसके बारे में हर कोई जानना चाहता है, हर कोई सुनना चाहता है। देखो, लव वाकई में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ है। जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में होते हैं ना तो आपकी यही उम्मीद होती है कि सामने वाला इंसान आपको प्यार करेगा और आपकी केयर भी करेगा, यही कि आप दोनों एक दूसरे को नर्चर करेंगे और सेफ्टी भी देंगे। बट जो मॉडर्न लव है ना, इसमें कई बार ऐसा देखा गया है, इसके कई सारे केस भी दर्ज हो रखे हैं कि जो दो लोग होते हैं ना रिलेशनशिप में, उन्हें एक समय पर ऐसा लगने लगता है कि सारी दुनिया उनके अगेंस्ट है। अब ये जो एग्जाम्पल मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये भी कुछ इसी तरह का है। अपने बेटे की देखभाल और भरण पोषण करने के लिए हार्ड वर्क करने वाली एक माँ की मुलाकात एक अट्रैक्टिव आदमी से होती है जो कि वहीं लोकल में रहता था और वो भी एक ऐसे ही पार्टनर के तलाश में थी। उस लेडी को ऐसा लगता है कि वो आदमी जितना प्यार उसे करता है ना, उतना ही प्यार उसके बेटे को भी करता है। फिर उसने अपने बेटे की देखभाल करने के लिए अपनी नौकरी तक छोड़ दी और खुद को अपने पार्टनर की देखभाल के लिए पूरी तरीके से झोंक दिया। अब तक तो उसके पार्टनर का डार्क नेचर उसके सामने नहीं आया था। फिर उसके पार्टनर ने फैमिली के लिए उसके लव को इस्तेमाल करते हुए उस लेडी को उसके जितने भी करीबी थे उनसे अलग कर दिया और यहाँ तक कि उस लेडी की जो नौकरी छोड़ने की प्लानिंग थी ना, वो भी उसी ने की थी। मतलब फैसला तो उस लेडी का ही था, बट इनडायरेक्टली वो उसके दिमाग से खेल रहा था, उसके इमोशंस को कंट्रोल कर रहा था। फिर इन सब का रिजल्ट यही हुआ कि उस आदमी ने उस लेडी का घर छीन लिया। अब वो लेडी और उसका बेटा पूरी तरीके से उस आदमी पर डिपेंड थे और फिर उस आदमी ने उस लेडी को तरह तरह की पनिशमेंट और यातनाएं देना शुरू कर दिया। फिर किसी ना किसी तरीके से वो लेडी अपने बच्चे को लेकर वहां से भागी और पुलिस कंप्लेंट भी की। फिर बाद में वो आदमी पकड़ा गया। इस एग्जाम्पल से हमें पता है क्या सीखना चाहिए? हमें कभी भी किसी के भोलेपन को देखकर, उसकी भोली सीरत को देखकर, भोली शकल को देखकर कभी भी किसी से प्यार नहीं करना चाहिए, उसके जाल में नहीं फंसना चाहिए। जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, ये बात सबको पता है, बट बहुत कम ही लोग होते हैं जो इसे पूरी तरीके से समझकर अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाते हैं। ज़्यादातर लव रिलेशनशिप्स के टूटने का यही कारण होता है कि शुरुआत में तो उसका भोलापन, लड़का हो या फिर लड़की, बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बट जैसे जैसे टाइम बीतता है ना, उसकी असलियत सामने आने लगती है। उसका असली चेहरा जब सामने आता है तो फिर वही लड़ाइयाँ होती हैं, ब्रेकअप्स होते हैं और जो इनोसेंट इंसान होता है ना, वही पिसता रहता है। तो इसका यही सॉल्यूशन है कि आप कभी भी किसी की फिजिकल अपीयरेंस या फिर भोलेपन को देखकर सिर्फ उससे प्यार मत करो, उसके पीछे मत जाओ।
बल्कि आप उसे समय दो, वक्त दो, असलियत सामने खुद ही आ जाएगी। आप उसके एक्शंस को नोटिस करो और वक्त दो। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से एक एडवाइस देता हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप को बेहतर करना चाहते हो ना, नेक्स्ट लेवल ले जाना चाहते हो, तो रिस्पेक्ट को ऊपर लेकर चलो। लव से भी ज़्यादा रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट होती है। लड़की कभी भी एक ऐसे इंसान को नहीं भूलती है जो कि उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ट्रीट करता है, बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है, उसकी पर्सनल बाउंड्रीज की केयर करता है। अगर आप एक लड़की हो जो इस वीडियो को देख रही हो, तो कभी भी अपनी लाइफ से उस इंसान को मत जाने देना जो तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है। कभी भी अगर तुम उसे गुस्सा भी दिला देते हो ना, तब भी वो गुस्से में आकर कुछ उल्टा सीधा इतना नहीं बोलता है जिससे तुम्हें हर्ट हो। और अगर लड़की हो जो इस वीडियो को देख रहे हो, तो रिस्पेक्ट देना सीखो। रिस्पेक्ट को ऊपर लेकर चलो, लव से भी ज़्यादा। रिस्पेक्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितना ज़्यादा तुम रिस्पेक्ट दोगे ना, उतना ही रिलेशनशिप अच्छी होती चली जाएगी। और एक बात और याद रखना, जितना ज़्यादा दोगे उसका 10 गुना मिलेगा भी। तो रिस्पेक्ट दोगे तो रिस्पेक्ट मिलेगी, नफरत दोगे नफरत मिलेगी, प्यार दोगे प्यार मिलेगा। सब कुछ 10 गुना होकर मिलेगा भी। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है और पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, याद रखना। अब तीसरी एक छोटी सी केस स्टडी और है जो हमारे बिलीफ सिस्टम पर बेस्ड है। फिर उसके बाद हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है टाइप्स ऑफ डार्क साइकोलॉजी। देखो, एक रिलीजियस लीडर और उनके फॉलोअर्स के बीच एक बहुत ही ज़्यादा प्योर रिलेशन होता है। एक लीडर का मतलब होता है जो आपको एक मोरल डायरेक्शन दे, वो अपने फॉलोअर्स को उनकी लाइफ को सही तरीके से जीने के लिए डायरेक्ट करे। लेकिन आज के टाइम पर करंट सोसाइटी की जो सिचुएशन है, उसमें लोगों ने धर्म ग्रंथों की बातों को अपने फायदे के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा तोड़ मरोड़ के पेश किया है, जिसमें कि लोग एक भोला वाला चरवाहा बनने की बजाय एक भेड़िया बनना चुनते हैं, जो कि उनके समाज के लिए काफी ज्यादा खतरनाक बनते हैं। और तो और कुछ पॉइंट्स पर सारे रिलीजियस लीडर्स खुद को एक भगवान की तरह डिक्लेयर कर देते हैं और दावा करते हैं कि वो किसी भी तरीके का शोषण खुलेआम कर सकते हैं। सबसे पहले तो फॉलोअर्स को एक इस तरीके का आडंबर दिखाया जाता है कि वो अपनी लाइफ में सिर्फ उनकी वजह से ही आगे बढ़ रहे हैं, तब जाके इस तरह के रिलीजियस लीडर्स ये क्राइम करते हैं। इसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स हमें ऑलरेडी पास्ट में मिले हुए हैं, लाइक राम रहीम, आसाराम बापू, और भी ना जाने कितने सारे ऐसे पाखंडी बाबा पकड़े जाते हैं जो कि अपने फॉलोअर्स को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनका शोषण करते हैं, अपने आप को एक भगवान का अवतार बताते हैं और लोगों का ब्रेन वॉश इस तरीके से कर देते हैं कि उनको उनकी गलतियां दिखती ही नहीं है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि दुनिया में चमत्कार जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। हर चीज़ के पीछे कहीं ना कहीं साइंस जरूर छिपी होती है, किसी न तरीके की साइंस जरूर होती है। तो जितना ज़्यादा हो सके क्रिमिनल्स के साथ साथ इन बाबाओं से भी जरा सावधान रहें, कभी भी इनके चक्कर में ना पड़ें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी अवेयर हो सकें। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो क्या कर रहे हो यार। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दो और ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लो ताकि किसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो सके। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डार्क साइकोलॉजी के बारे में। हमारी नंबर 1 टेक्निक है मिररिंग। मिररिंग एक ऐसी डार्क साइकोलॉजी टेक्निक है जहां पर आप किसी दूसरे का ट्रस्ट हासिल करने के लिए और उसे अपने जैसा बनाने के लिए उसके बिहेवियर, वॉइस और तौर तरीके को कॉपी करते हो। सेकंड है जो कि मोस्ट डेंजरस है, गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग एक ऐसी डार्क साइकोलॉजी ट्रिक है जहां पर आप किसी को भी अपनी रियलिटी, मेमोरी और परसेप्शन पर डाउट करने के लिए फोर्स करते हो। तीसरी है फ्लैटररी। चापलूसी या फ्लैटररी एक सीक्रेट डार्क साइकोलॉजी ट्रिक है जहां पर आप किसी को भी मैनिपुलेट या फिर कंट्रोल करने के लिए तारीफ का इस्तेमाल करते हो। फोर्थ है परसुएशन। परसुएशन में आप किसी की भी राय या फिर बिहेवियर्स को अफेक्ट करने के लिए लॉजिक्स और इंस्पिरेशनल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हो। आप अक्सर ईथोस मतलब सोसाइटी या स्पेशल ग्रुप से जुड़े ट्रेडिशंस या फिर टेंडेंसीज को यूज करके, पैथोस मतलब लोगों को जानबूझकर कुछ ऐसे इमोशंस को महसूस कराना जो कि उन्हें यूजर महसूस कराना चाहता है। यूजर जानबूझकर ऐसी स्टोरीज और एग्जांपल्स का इस्तेमाल करता है जो उनके अंदर इमोशंस को जगाते हैं और इसी तरह से ईथोस और पैथोस से ही परसुएशन को डिफाइन किया जाता है। फिफ्थ है कोरिसन। कोरिसन या जबरदस्ती में आप लोगों से वो काम करवाने के लिए पावर या फिर धमकी का इस्तेमाल करते हैं जो कि लोग नहीं करना चाहते हैं। आप लोगों को फोर्स करते हैं और पावर का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो काम आपके लिए वो कर दें। और लास्ट है रिवर्स साइकोलॉजी। रिवर्स साइकोलॉजी डार्क साइकोलॉजी की सबसे पावरफुल ट्रिक है। रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल आप लोगों से वो काम करवाने के लिए करते हैं, फोर्सफुली वो काम करवाने के लिए करते हैं, उन्हें रिवर्स लॉजिक देते हैं जो कि वो नॉर्मली नहीं करते। मतलब आप उनसे वो काम भी करवा सकते हैं रिवर्स साइकोलॉजी की हेल्प से जो कि वो किसी नॉर्मल इंसान के लिए कभी बिल्कुल भी नहीं करते। रिवर्स साइकोलॉजी का एक एग्जांपल ये भी हो सकता है कि किसी इंसान को ये बताना कि उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है ताकि उसे और भी ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ एक्शन लेने के लिए फोर्स किया जा सके।
पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों को ग्रीन वेजिटेबल्स खिलाने के लिए रिवर्स साइकोलॉजी का यूज करते हैं। दोस्तों, इन ट्रिक्स के बारे में मैंने आपको पहले की वीडियोस में काफी ज्यादा डिटेल में समझाया हुआ है, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगी। मतलब आप इन ट्रिक्स के बारे में जरूर से ही जानना चाहेंगे तो आई बटन में तो लिंक मैंने आपको पहले ही दे दिया था। अब डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उस पे जाके उन वीडियोस को जरूर से चेक कर लेना। हर वीडियोस में आपको अलग अलग 5 से 6 ट्रिक्स मिल जाएंगी जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होंगी। उससे आप आसानी से ही इंस्टेंट वे में रिजल्ट हासिल कर पाएंगे, लोगों को मैनिपुलेट कर पाएंगे। इस वीडियो को पूरा देख लो, उसके बाद देख लेना जाके, कोई जल्दी नहीं है, जबरदस्ती नहीं है। अब हम बात करेंगे हाउ वुल्नरेबल आर वी टू डार्क साइकोलॉजी के बारे में। माइंड ह्यूमन नेचर की सबसे हार्ड साइड्स में से ही एक है। जहां तक हमें याद है कि माइंड का प्रोसेस कुछ ऐसा है जिसने काफी समय तक हमें बहुत ज्यादा हैरान और परेशान किया है। साइकोलॉजिस्ट ने, साइंटिस्ट ने और फिलोसोफर्स ने इस पर काफी ज्यादा रिसर्च की है और माइंड के काफी सारे सीक्रेट्स का पता लगाया है। आमतौर पर ये माना गया है कि एक ह्यूमन ब्रेन हमारे बिहेवियर्स और एक्टिविटीज को अफेक्ट करता है। इसीलिए उस मेंटल वर्क को समझने के लिए काफी सारी रिसर्च हुई है, जिनसे कोई भी आदमी कोई एक्शन लेने से पहले गुजरता है, फिर वो चाहे अच्छा हो या फिर बुरा। ह्यूमन ब्रेन की कुछ स्टडीज में माइंड पर फोकस किया गया है। हाँ, ये स्टडीज माइंड की फिजिकल साइड्स पर फोकस करती हैं कि कैसे इंफॉर्मेशन ली जाती है, प्रोसेस की जाती है, एक्सप्लेन की जाती है और स्टोर की जाती है। ये सब हम रिसर्च में पता लगाने की कोशिश करते हैं। इन रियलिटी रिसर्चर्स इस बात की बेहतर समझ पाने की उम्मीद करते हैं कि एक माइंड किसी आदमी के आर्ग्यूमेंट करने के तरीके को कैसे अफेक्ट करता है। इस तरह की रिसर्चेज में अल्जाइमर डिफिकल्टीज और यहाँ तक कि मेमोरी लॉस जैसी वीक कंडीशंस का मैनेजमेंट में प्रोसेस का पास शो किया गया है। इन माइंड की स्टडीज की ज्यादा फेमिलियर साइड साइकोलॉजी ही है। हम अपनी लाइफ में किसी न किसी पॉइंट पर एक ऐसे आदमी से जरूर मिलते हैं जो हमसे बेहतर जानता हो, हमारे इमोशंस को समझ सकता हो। एक साइकेट्रिस्ट से मिलते हैं जो कि हमें कोई सजेशन दे सकता हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, हमें वो इस तरीके से तोड़ देते हैं ना कि हम अपने आप को खुद ठीक कर ही नहीं पाते हैं। उसके लिए हमें किसी स्पेशलिस्ट, किसी साइकेट्रिस्ट या फिर किसी और इंसान की जरूरत पड़ती ही है। देखो, हमारी मेंटल कंडीशन काफी हद तक हमारे इमोशंस पर डिपेंड करती है। डिप्रेशन, एंजाइटी या फिर किसी चीज के बारे में बहुत ही ज्यादा चिंता करना हमारे इमोशंस को काफी ज्यादा डार्क कर देता है। फिर हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा डार्कनेस भर जाती है, जिससे कि आगे बढ़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ट्रीटमेंट और थेरेपी की हेल्प से हम खुद को उस डार्कनेस से बाहर निकाल सकते हैं। देखो, इस वीडियो को देखने वालों में से अगर कोई बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन में है ना, एंजाइटी में है, तो मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है। हर बीमारी का इलाज जरूर होता है। आप अपने करीबी से, जिसे आप अपने से बेहतर जानने वाला मानते हैं, ऊपर मानते हैं, उससे मिल सकते हैं, उससे सलाह ले सकते हैं, या फिर किसी स्पेशलिस्ट या फिर डॉक्टर से ही मिल सकते हैं। लेकिन इतना याद रखें कि सबसे पहले आपको अपनी हेल्प खुद ही करनी पड़ेगी, तभी लोग आपकी हेल्प करेंगे, तभी लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार होंगे। तो सबसे पहले खुद को उठाओ, खुद की हेल्प करो। तो चलिए फिर से वापसी आते हैं अपने टॉपिक पर। अगर हम अपनी डेली लाइफ में डार्क साइकोलॉजी के इम्पैक्ट्स को शो करने के लिए यूज की गई केस स्टडीज की जांच करते हैं, तो क्वेश्चन ये आता है कि डार्क साइकोलॉजी हमें डेली लाइफ में किस तरीके से प्रभावित करती है। क्रिमिनल जिन चैनल्स को यूज करते हैं वो चैनल्स काफी हद तक इनोसेंट हैं, क्योंकि इस तरह के प्लेटफॉर्म लाइक इंटरनेट, गेमिंग, इंटरनेट, ये सब तो हमारे यूज के लिए ही बनाया गया है। जैसे कि पहले ही मैंने आपको एक एग्जांपल से समझाया था कि कैसे वो एक लड़का एक यूजर से मिलता है और वो यूजर उसे कन्वेंस कर मिलने के लिए बुलाता है और वहीं पर उसे मार डालता है। तो यहाँ पर जो उस लड़के का गेमिंग को लेकर जुनून था ना, वही उसे खींच कर ले गया था उससे मिलने के लिए, और फिर यूजर उसका फायदा उठाता है और शिकारी बनकर उसे मार डालता है। इस बात को समझो, हम दोस्त बनाना चाहते हैं और यही दोस्त बनाने के चक्कर में वो लड़का और वो यूजर आमने सामने आए। दूसरे एग्जांपल में वो लेडी प्यार के तलाश में थी और वो ऐसी ही एक लाइफ पार्टनर को ढूंढ रही थी, जिसका फायदा उठाकर वो आदमी उस लेडी को प्रताड़ित करता है और उसे पूरी तरीके से तहस नहस करके उसका सब कुछ छीन लेता है, सब कुछ उजाड़ देता है। देखो, हमारी जरूरतें ही हैं जो हमें शिकारियों के लिए इनसिक्योर बनाती हैं। अब क्या इसका मतलब ये है कि हमें दूसरों के लिए खुद को बिल्कुल ही इमोशनली क्लोज कर देना चाहिए? चलिए आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि हमें पावर और डोमिनेंस को शो करना चाहिए, क्योंकि ये क्वालिटीज ऐसी होती हैं जो अगर हम नहीं शो करते हैं तो लोग हमें कमजोर समझते हैं। हमारी इंसानियत की वजह से ही हम शिकारियों के लिए इनसिक्योर हो जाते हैं और उन पर भरोसा कर बैठते हैं। लेकिन इसका ठीक उल्टा, अगर किसी इंसान की इंसानियत मर जाती है, उसके अंदर से इंसानियत बिल्कुल ही खत्म हो जाती है, तो वो एक शिकारी बन जाता है। लोगों को अपने फायदे के लिए बिल्कुल ही एक टूल की तरह यूज करने लगता है। उसके अंदर से इमोशंस बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं। अच्छे बुरे का जो ज्ञान होता है ना, बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। लेकिन हमें ये बात कभी नहीं भूलनी चाहिए कि हमारी इंसानियत से हमें पावर भी मिलेगी। वो कैसे?
देखो, हम जो ह्यूमन स्पीसीज है ना, वो एक सोशल एनिमल है। हमें दूसरों के साथ की जरूरत होती है, और जब हम किसी अपने क्लोजर का, अपने साथी का हाथ छोड़ते हैं ना, उसका साथ छोड़ते हैं, तो हम पूरी तरीके से डिप्रेशन, एंजाइटी और तरह तरह के न जाने कितने तरीके के इमोशंस से भर जाते हैं, डार्क इमोशन से भर जाते हैं। और कंक्लूजन यही होता है, हमें आगे बढ़ने के लिए दूसरे लोगों के कांटेक्ट की जरूरत होती है, और दूसरों के साथ जुड़ने की यही जरूरत हमें इनसिक्योर बनाती है, जिससे कि शिकारी हमारा शिकार करते हैं। क्योंकि लोगों के पास दूसरे लोगों के साथ एक रिलेशन इस्टेब्लिश करने के लिए अलग अलग एजेंडे होते हैं। कुछ लोग तो रियल में ही, सच में, वाकई में ही दूसरे लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशन बनाना चाहते हैं, बट वहीं पर कुछ लोग सिर्फ पैसा या फिर इंप्रेशन जमाने के लिए दूसरे लोगों को यूज़ करना चाहते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं। और यहाँ तक कि कुछ लोगों के लिए तो उनके इरादे जो होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा भयानक हो सकते हैं। वो सिर्फ कुछ दूसरे गोल्स को पूरा करने के लिए अपनी लाइफ में दूसरे लोगों को यूज़ करना चाहते हैं। इसीलिए ह्यूमन एजेंडा के इस चक्रव्यूह से बचने के लिए एक सीक्रेट नॉलेज का यूज़ किया जाता है। एक टाइम ऐसा था जब कहा जाता था कि इग्नोरेंस इज ब्लिस, यानी कि अज्ञानता में ही आनंद है। मतलब जो नॉलेज के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना, उनसे बचने के लिए इसे एक मंत्र की तरह फेमस किया गया था। बट इस बात को मैं बहुत ही ज़्यादा श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि जो इग्नोरेंस के लिए हम कीमत चुकाते हैं ना, वो नॉलेज के बर्डन से बहुत ही ज़्यादा होता है। अगर आप डार्क साइकोलॉजी के इंप्रेशन के अगेंस्ट इस मेंटल वर्क को जीतना चाहते हैं, तो आपको नॉलेज और जो आप कर रहे हैं उसमें सही तरीके से करने की नॉलेज का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, डिस्ट्रस्टफुल रहने से और आइसोलेशन में रहने से एक खतरनाक शिकारी आपको आसानी से अपना शिकार बना सकता है। इसीलिए जब भी आपको ऑफर मिलते हैं ना किसी के साथ रिलेशनशिप में आने के, तो आपको कभी भी उनके लिए खुद को बंद नहीं रखना है, बल्कि आपको ओपन रहने की कोशिश करनी है। लेकिन जब आपके इमोशंस और ज़रूरतों पर बात आ जाती है ना, तब आप अलर्ट हो जाओ। और यही चीज़ डार्क साइकोलॉजी का यूज़ करने वाले लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। अपने इमोशंस को पहचानने के लिए खुद को ट्रेन करो। कौन इंसान किस बात को कह रहा है, किस तरीके से कह रहा है, उसके पीछे उसका मोटिव क्या है, उसको पहचानने के लिए खुद को ट्रेन करो। हर बात को आंखें मूंद करके मान लेना, ये बिल्कुल भी समझदारी की बात नहीं है। अंधभक्त मत बनो। अक्सर जो साइकोलॉजी के यूजर्स होते हैं ना, जो कि डार्क साइकोलॉजी को यूज करके हमें मैनिपुलेट करते हैं, वो जब ही हमें मैनिपुलेट कर पाते हैं जब हमारे इमोशंस में गड़बड़ी होती है। मतलब सडनली कोई इंसान अगर आपसे कहता है कि आपके किसी फैमिली मेंबर का एक्सीडेंट हो गया है और आप तुरंत से ही चलो, और आप बिना कुछ सोचे समझे तुरंत से उसके साथ चले भी जाते हो। नहीं, बल्कि इस तरह की कंडीशन में आपको सबसे पहले क्रॉस चेक करना होगा। अपने फैमिली मेंबर को किसी को भी कॉल करके ये चेक करना होगा कि कौन है जिसकी डेथ हुई है या फिर कौन है जिसका एक्सीडेंट हुआ है। सबसे पहले क्रॉस चेक करो। अगर आप इस तरीके की सारी सावधानियां रखते हो ना, तो आप इमोशनल होके भी डार्क मैनिपुलेटर्स से खुद को बचा सकते हो। अब हम बात करेंगे एनालाइजिंग डार्क साइकोलॉजी मैनिपुलेशन के बारे में। अगर मैं क्लियर वर्ड्स में कहूँ तो किसी को भी मैनिपुलेट करने का मतलब होता है कि क्लेवरली या फिर चालाकी से कंट्रोल करना या फिर इम्प्रेस करना। अब ये चीज़ किसी को भी पसंद नहीं होती है, मतलब मैनिपुलेट करना किसी को भी पसंद नहीं होता है। बट हम सभी ने किसी ना किसी कंडीशन में, किसी सिचुएशन में अपना डिजायरेबल आउटकम पाने के लिए, सामने वाले से वो करवाने के लिए जो हम करवाना चाहते हैं, कभी ना कभी इन ट्रिक्स का यूज़, इस टेक्निक का यूज़, डार्क साइकोलॉजी का यूज़ जरूर किया होगा और सामने वाले को मैनिपुलेट किया होगा। इसे मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ, तभी आप विश्वास करोगे। आपको याद है जब बचपन में हमें स्कूल जाने का मन नहीं करता था, तो हम बीमारी का बहाना बना देते थे कि मेरे को तो बुखार है, और ये सब ड्रामेबाजी करके हम घर पे रुक जाते थे। तो एक बच्चा था ऐसे ही 18-20 साल का या फिर कम एज का, 14-15 साल का, तो वो भी ऐसे ही करता था। वो भी हमेशा स्कूल ना जाना पड़े इसीलिए बीमारी का बहाना बना देता था और हर बार ही घर में रुक जाता था। तो एक बार उसकी मम्मी ने पता है क्या सोचा, उनने सोचा कि डॉक्टर के पास नहीं ले जाती हूँ, इसको घर में ही रेस्ट करने के लिए बोलती हूँ। तो उन्होंने उसे घर में ही रेस्ट करने के लिए बोल दिया। तो उसे तो बड़े मजे आ रहे थे कि अब तो घर में ही रहना पड़ेगा, अब तो डॉक्टर के पास भी नहीं जाना पड़ेगा। बट स्कूल से एक उसके दोस्त की कॉल आती है कि स्कूल में एक बहुत बड़े एक्टर आए हुए हैं। फिर उसके दिमाग में एक फैंटेसी सी क्रिएट होती है कि यार स्कूल जाता, कितना मजा आता, उन एक्टर से मिलता, बातचीत होती, इतने सारे गिफ्ट्स मिलते, इतना सब कुछ होता। फिर उसका दिमाग खराब होता है, वो जाकर मम्मी से बोलता है कि मुझे स्कूल जाना है। फिर वो मम्मी को ये बता भी देता है कि मैंने बहाना बनाया था बीमारी का, तब भी उसकी मम्मी उसे स्कूल नहीं जाने देती हैं और वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है और वो पूरे दिन पड़ा रहता है और बस यही दिमाग लगाता रहता है कि स्कूल में क्या चल रहा होगा, कैसे मज़े कर रहे होंगे, मेरे कितने सारे फ्रेंड्स को मज़ा आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट दिन जब वो स्कूल पहुंचता है ना, तो उसके फ्रेंड्स बताते हैं कि वो उन एक्टर्स ने उन्हें कितने ज़्यादा गिफ्ट दिए, कितना सारा सब कुछ बताया, कितनी सारी अमेजिंग चीज़ें हुई, उन्होंने एक्टिविटीज़ करी। तो उसे ये सब देखकर बहुत ही ज़्यादा जलन सी होती है। फिर उसके बाद कभी भी उसने लाइफ में कभी भी बीमारी का बहाना नहीं बनाया और हमेशा ही स्कूल गया।
एक्चुअल में जब वो कभी बीमार पड़ा तो उसने बोला, कभी भी बीमारी का तो बहाना बिल्कुल ही नहीं बनाया। तो इसी तरह की चीजें हम भी लाइफ में कई बार जाने या अनजाने में कर जाते हैं, बट होता ये साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन ही है। कई बार जब हमें ऑफिस से छुट्टी चाहिए होती है ना, तो हम बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी ले लेते हैं, या फिर हमें जाना एक के साथ ही होता है, हम 2-3 लोगों को प्रॉमिस कर देते हैं या फिर 2-3 लोगों को कमिट कर देते हैं कि हम उनके साथ घूमने जाएंगे, फिर हम एक के साथ ही जाते हैं बट 2-3 को बहाना बनाकर सुलटाते हैं। तो ये चीज भी साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन के अंदर ही आती है। देखो, अगर सिंपल शब्दों में कहूँ ना, तो मैनिपुलेशन हमारे नेचर का ही एक पार्ट होता है, लेकिन जब ये चीजें मेंटल लेवल पर या फिर साइकोलॉजिकल लेवल पर आ जाती है ना, तो ये चीजें काफी ज्यादा सीरियस और डरावनी लगती हैं। इसी तरह की सिचुएशन में जहां पर एक मैनिपुलेटर के द्वारा मैनिपुलेशन का यूज किया जा रहा होता है, वहां पर वो विक्टिम को ना कहने का या फिर रिजेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं देता है, हालांकि उन्हें बस फॉलो करने के लिए फोर्स किया जाता है। आप देखोगे कि मैनिपुलेशन करने वाले के पास हमेशा मैनिपुलेशन करने के लिए कुछ रीजंस होते हैं। ऑफिसेज में ये लोग अपने निजी एजेंडा को पूरा करने के लिए काम करते हैं, फिर भले ही उसको पूरा करने के लिए इन्हें एक दूसरे पर उल्टे सीधे आरोप ही क्यों ना लगाने पड़े। रिलेशन में ये हमेशा पावर को हासिल करने के लिए या फिर दूसरे पर कंट्रोल पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत सारा मैनिपुलेशन का यूज करते हैं, बहुत सारी टेक्निक्स को यूज करते हैं। ये किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं और कई बार ये बहुत ही ज्यादा बोर हो जाते हैं ना, तो सिर्फ अपना टाइम पास करने के लिए लोगों को मैनिपुलेट करते रहते हैं, उनसे अपना काम निकलवाते रहते हैं, फिर ये इनके लिए एक तरह से खेल बन जाता है। और मैनिपुलेटर्स की सबसे कॉमन हैबिट होती है झूठ बोलना। अगर आप एक मैनिपुलेटर को पहचानना चाहते हो ना, तो ये देखना शुरू करो कि कौन इंसान कितना ज्यादा झूठ बोलता है। जो इंसान जितना ज्यादा झूठ बोल रहा है ना, उतना ज्यादा मैनिपुलेशन का यूज कर रहा है। ये लोग कभी भी अपनी गलती नहीं मानते हैं, ये तुरंत से उसे नकार देते हैं, मना कर देते हैं कि मेरे से गलती हुई नहीं है, और ऑन द स्पॉट ही उसी से रिलेटेड ही बहुत सारे सिनेरियोज आपके दिमाग में बनाना शुरू कर देते हैं। यही इनका फंडा होता है, यही इनका एजेंडा होता है। अगर आप उनसे पूछते हैं ना कि ये गलती आपने की है, तो हो सकता है कि उल्टा वो आपको बुरा फील करा दें। ये अपने विक्टिम पर कंट्रोल हासिल करने के लिए उसे बहुत ही बुरी तरीके से बदनाम कर देते हैं। आपको डोमेस्टिक मैटर्स में मैनिपुलेशन के काफी सारे एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे, जहां पर मिसबिहेव करने के इल्जाम लगाए जाते हैं। ये कभी भी पूछे गए क्वेश्चंस का एक क्लियर जवाब नहीं देते हैं। अगर आप इन्हें चीट करते हुए पकड़ भी लेते हैं ना, तो ये जांच के क्वेश्चंस को गलत साबित करने के लिए मिलते जुलते सिनेरियोज क्रिएट कर देते हैं और दूसरे लोगों को अपने फेवर में करने के लिए लालच देना इन लोगों में एक कॉमन हैबिट होती है। देखो, मैनिपुलेटर्स भी हर किसी को मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। ये लोग अपने विक्टिम में कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज देखते हैं, कुछ कमजोरियों को देखते हैं, उसके बाद ही उसे मैनिपुलेट करने के लिए आगे बढ़ते हैं और उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। आप कैसे अपने लिए एक राइट विक्टिम को फाइंड कर सकते हो जिसे आप मैनिपुलेट कर सकते हो, उस पर मैंने आपको इस वीडियो में बताया था 18 टाइप्स ऑफ विक्टिम वाली वीडियो में, जो आर्ट ऑफ सेडक्शन पर थी। उसकी प्लेलिस्ट के लिंक मैं आपको यहीं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे एक बार जरूर चेक कर लेना। उसमें साफ साफ समझाया गया है कि कैसे आप अपने लिए एक राइट विक्टिम को चूज कर सकते हो और कितने टाइप के विक्टिम होते हैं। मैनिपुलेटर्स बहुत ही ज्यादा लालची होते हैं और इनके धोखा देने की संभावना बहुत ही ज्यादा होती है। देखो, हम किस तरीके से मैनिपुलेटर्स को पहचानना सीख रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना, तो इंस्टेंटली फटाफट से इमीडिएटली वीडियो को लाइक कर दो। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज का वेट कर रहे हो यार, कर दो ना। लड़का इतनी मेहनत कर रहा है, कर दो सब्सक्राइब। अब बात करते हैं डिसेप्टिवनेस के बारे में। धोखा क्या है? धोखा सच्चाई को छिपाने का ही एक तरीका है। सच को छिपाना ही धोखा है। ये हमेशा से ही कोई स्पेशल बेनिफिट लेने के लिए दिया जाता है। ये बाहर से तो आपको मैनिपुलेशन की तरह लग सकता है, बट इसमें एक बहुत ही कॉमन सा चेंज है, बहुत कॉमन सा डिफरेंस है। धोखे को अक्सर मैनिपुलेशन के कामों में ही लगाया जाता है और ये मैनिपुलेशन करने वाले की प्लानिंग के कई लेयर्स में से ही एक है। मतलब मैनिपुलेशन कई लेयर्स में बटा हुआ होता है, जिसमें से कि एक लेयर धोखे की या फिर कह सकते हैं कि डिसेप्टिवनेस की होती है। याद रखना कि डिसेप्शन का एम होता है दूसरी पार्टी को बेवकूफ बनाना, मतलब धोखा देना। हालांकि मैनिपुलेशन उससे कई ज्यादा डीप होता है, बट डिसेप्शन से मैनिपुलेशन में एक सपोर्ट सा मिलता है, जिससे कि झूठ को सामने आने में काफी ज्यादा वक्त लग सकता है, बट झूठ जब सामने आता है ना, तो वो जो अपने साथ नुकसान और डिस्ट्रैक्शंस को लेकर आता है ना, वो आपकी लाइफ में काफी ज्यादा उछल कूद कर सकता है या आपके लिए काफी ज्यादा डिस्ट्रैक्टिव हो सकता है। अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। इसका एंड है ना, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे ध्यान से सुनना। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जिसकी शादी को 25 साल हो चुके हैं और उसके 11 से लेकर 17 के बीच के 3 बच्चे भी हैं। फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा था, बच्चे बेस्ट स्कूल्स में जा रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे
और घर में भी बिल्कुल भी पैसे की तो बिल्कुल भी कमी नहीं थी। लेकिन यहाँ पर उसकी एक कमी थी कि उसने अपने बच्चों को बिगाड़ दिया था। वो बहुत ही ज़्यादा बिगड़ गए थे क्योंकि वो उनकी हर इच्छा पूरी करता था, जो भी उन्हें चाहिए था वो लाकर देता था। शादी के शुरुआती 7 सालों में उन्हें एक भी बच्चा नहीं हुआ। उन्होंने काफ़ी सारे लोगों की हेल्प भी मांगी, काफ़ी सारे स्पेशलिस्ट से भी मिले और कुछ अनट्रेडिशनल तरीकों को भी ट्राई किया, लेकिन इससे उन्हें बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन जब उनकी फैमिली एक ऐसे पड़ाव पर थी जहाँ पर उनके हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे, तब उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई। लेकिन जैसे ही फैमिली में 2 बच्चों को शामिल किया गया ना, तो उनकी प्रॉपर्टी और भी ज़्यादा बढ़ी और उनकी खुशियाँ हैं ना और भी ज़्यादा बढ़ गई। बट एक दिन कपल को ऐसा फ़ोन आता है कि उसके जो सबसे बड़ा वाला बेटा है ना, उसका एक्सीडेंट हो गया है और तुरंत से उसके ऑपरेशन करने की ज़रूरत है और उसकी बॉडी में एक पार्ट को चेंज करने की भी ज़रूरत है, जिसके लिए एक डोनर चाहिए। अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने बॉडी पार्ट को दान करने के प्रोसेस में उस आदमी को एक ऐसे सीक्रेट के बारे में पता चला जो कि उसकी वाइफ ने उससे कई सालों तक छिपा कर रखा था। और ये सुनकर मैं भी शॉक्ड हो गया था, आप भी हो जाओगे। वो उसका बच्चा था ही नहीं और इन रियलिटी कोई भी उसका बच्चा नहीं था। और फिर जैसे ही उसे ये बात पता चली ना, वो पूरी तरीके से शॉक्ड हो गया और पूरी तरीके से टूट गया, डिप्रेशन में आ गया और कैसे ना कैसे उसने अपनी जान ले ली। अब आप देख सकते हो कि धोखे की शुरुआत तो एक इंसान से हुई थी, लेकिन इसके कंट्रोल में 5 लोग आ गए, 3 बच्चे, वाइफ और हस्बैंड। इस तरीके के भी धोखे होते हैं मतलब। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि आज के टाइम पर आप हर मोहल्ले में इस तरीके के 2-3 केस देख ही सकते हो, जहाँ पर ऐसे तरीके के हस्बैंड या फिर वाइफ धोखे दे रहे होते हैं। तो थोड़ा सावधान रहो। अब मैं आपको इसका एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। एक यंग स्टार्टअप फर्म ने अपने फाइनेंशियल मैटर्स को संभालने के लिए एक यंग लेडी अकाउंटेंट की सर्विसेज की भर्ती की। फिर जल्दी मालिक को उस अकाउंटेंट लेडी से प्यार हो गया। और वैसे तो ये सारे बिजनेस रिलेशनशिप थे, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें फ्रेंडशिप इमोशंस भी आने लगे थे। फिर जैसे जैसे कंपनी की ग्रोथ हुई और कंपनी बड़ी हुई, तो ऑनर ने बहुत सारी जिम्मेदारियां उस अकाउंटेंट को सौंप दी। बट ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारी फैसिलिटीज और बेनिफिट्स के साथ आई थी। कुछ समय तक तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, लेकिन एक फेलियर ट्रांजैक्शन में कंपनी की जांच हुई तो मालिक सामने आया। उन्हें पता चला कि कंपनी को इन सालों में इतनी बुरी तरीके से लूटा गया है कि कंपनी के अकाउंट्स तक खतरे में आ गए थे। फिर 2-3-4 महीने में ही कंपनी बंद पड़ गई। 43 लोगों ने अपनी जॉब्स खो दी और ऑनर ने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट या फिर भरोसा खो दिया। अब डिसेप्शन की, धोखे की सबसे बुरी बात यही है कि ये उन्हीं इमोशंस पर बेस्ड होता है, उन्हीं इमोशंस पर खड़ा होता है जो कि ह्यूमन रिलेशंस के लिए सबसे जरूरी है। ट्रस्ट, भरोसा जितना बड़ा होगा उतना बड़ा धोखा। और जब किसी का बहुत ही ज़्यादा गहरा विश्वास टूटता है ना, तो उसके डिसेप्टिव रिजल्ट्स बहुत ही दूर तक जाते हैं। मान लो कि आपने अपने बॉस को अपने एक कलीग के एक प्रोजेक्ट को कूड़ेदान में फेंकते हुए देखा और ये भी सुना कि वो इस आइडिया को कितना ज़्यादा बेकार मानते हैं, बेवकूफ़ी भरा आइडिया मानते हैं। फिर बाहर निकलते ही आपकी मुलाकात उसी कलीग से होती है, वो आपके सामने आ जाता है और वही क्वेश्चन आपसे पूछता है कि बॉस की उसके प्रोजेक्ट के बारे में क्या राय है, वो इसे कैसा समझते हैं। तो यहाँ पर अगर आप सच बोल देते हैं ना, तो इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इस सिचुएशन में आपको झूठ ही बोलना चाहिए, झूठ से ही उसको बहलाने की कोशिश करनी है। जो लोग इन रियलिटी आपके लिए जितना महसूस करते हैं, उससे ज़्यादा प्यार या फिर इमोशंस को महसूस कराने का दावा करते हैं, तो वो मैनिपुलेटर हैं। बल्कि जो आपसे सच में प्यार करते हैं ना, तो उन्हें ज़्यादा आपको जताने की ज़रूरत ही नहीं होती कि वो आपसे प्यार करते हैं, बल्कि आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही झलक जाएगा या फिर उनकी बातों से ही पता चल जाएगा। और मेरी पर्सनल एडवाइस इस पर यह है कि पेशेंस रखो। प्यार है तो पेशेंस रखो, सब कुछ आपको अपने आप ही समझ आ जाएगा, सामने वाले इंसान को भी और आपको भी। बट आपके अंदर पेशेंस का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर किसी इंसान को अपना एक झूठा प्रेम दिखाने की या फिर उसका डिक्लेरेशन करने की आदत है, तो समझो वो झूठा प्रेम करता है आपसे, वाकई में सच्चा प्रेम नहीं है, वो बस आपका फ़ायदा उठाना चाहता है। बट मेरे लिए धोखे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेशंस हैं। जब वो पूरी नहीं होती है ना, तो हम रोना शुरू कर देते हैं कि सामने वाला इंसान तो हमारे लिए वो कुछ कर ही नहीं रहा है जो हमने सोच रखा था, एक्सपेक्ट कर रखा था। फिर हम सोचते हैं कि उसने हमें धोखा दे दिया। बट ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आपका इस पर क्या कहना है मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। तो ये तो था डार्क साइकोलॉजी का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने डार्क साइकोलॉजी को डीप में जाना। इसका सेकंड पार्ट भी आपको इसी चैनल पर जल्दी देखने को मिलेगा। उसके लिए वोट जरूर करें, लाइक जरूर करें। और अगर आप डार्क साइकोलॉजी की ट्रिक्स को डिटेल में जानना चाहते हो, तो स्क्रीन पर एक प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके जरूर से देखें, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। मैं मिलूंगा आपसे उसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।